कल्पना कीजिए कि मानव जाति एक दिन टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाती है और पृथ्वी को छोड़ दूसरे ग्रहों पर रहना शुरू कर देती है। हम गैलेक्सी के कोने कोने में फैल जाते हैं। दूसरे ग्रहों पर रहते हुए हमें करोड़ों साल गुजर जाते हैं। करोड़ों सालों के बाद हमारे वैज्ञानिक सोचते हैं कि चलो एक बार अपने पुराने घर पृथ्वी पर वापस चलते हैं और वहाँ के हालचाल देखते हैं। करोड़ों सालों के बाद वो वापस पृथ्वी पर लौट कर आते हैं। उनके पास पृथ्वी का बहुत पहले का मैप है, जिससे वो पृथ्वी की उन जगहों पर जा सकते हैं जहां कभी इंसान रहा करते थे। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आ जाते हैं और अपनी स्पेसशिप से पृथ्वी को देखते हैं तो वो भौंचक के रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वो रास्ता भटक कर किसी दूसरे प्लैनेट पर तो नहीं पहुंच गए। वो एक बार फिर से कंप्यूटर में चेक करते हैं कि वो गैलेक्सी में इस समय कौन सी जगह पर हैं, कहीं वो भटक तो नहीं गए। लेकिन वो देखते हैं कि नहीं, वो तो सही जगह पर हैं। जो प्लैनेट उन्हें सामने दिखाई दे रहा है वो तो पृथ्वी ही है। लेकिन इतने करोड़ सालों में पृथ्वी की काया ही पलट गई है। उनके पास पृथ्वी का जो बहुत पहले का मैप था वो अब उनके किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि जो पृथ्वी पहले दिखाई देती थी पृथ्वी अब वैसी रही ही नहीं। उन्हें पृथ्वी पर बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं दिखाई देती हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये पहले से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा लग रहा है कि इतने करोड़ सालों में पृथ्वी ने अपनी रूपरेखा ही बदल ली। मैप में जिस जगह पर समुद्र दिखाई देते थे वहां अब जमीन दिखाई दे रही है, और जहां जमीन थी वो जगह समुद्रों ने घेर ली है। खैर, ये तो एक साइंस फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन क्या पृथ्वी का भविष्य ऐसा ही होने वाला है? क्या भविष्य में पृथ्वी की रूपरेखा ही बदल जाएगी? और नेचर की वो कौन सी शक्ति है जो पृथ्वी को बदल कर रख देगी? और करोड़ों सालों के बाद भविष्य की पृथ्वी आखिर कैसी होगी, जानेंगे इस वीडियो में। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जहाँ पर जगह जगह पर जमीन है और जमीन के ये छोटे छोटे टुकड़े विशाल समुद्रों से घिरे हुए हैं। पृथ्वी पर इस समय 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन बड़े बड़े महाद्वीपों को समुद्रों ने सेपरेट कर रखा है। लेकिन आज हम जिस दुनिया को जानते हैं एक दिन ये पूरी तरह से बदलने वाली है, और ये किसी भयानक प्राकृतिक आपदा जैसे कि एस्ट्रॉयड इत्यादि के टकराने से नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी की रीमॉडलिंग तो अभी भी चल रही है, जो पिछले 4 अरब सालों से चलती आ रही है। और ये बदलाव भविष्य में भी करोड़ों सालों तक होते रहेंगे, जब तक कि सूरज खुद रेड जाइंट बनकर पृथ्वी के सरफेस को तबाह ना कर दे। आज हमें ये महाद्वीप सॉलिड, सेफ और हमेशा से एक ही जगह पर स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बड़े बड़े महाद्वीप हर क्षण मूव कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स को मूव होते हुए हम महसूस ही नहीं कर पा रहे। अगर पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स की पास्ट में हुई मूवमेंट को स्पीड अप करके देखा जाए तो पता चलता है कि कैसे पृथ्वी ने समय के साथ अपनी शेप को बदला, कैसे ये कॉन्टिनेंट्स पृथ्वी के अलग अलग भागों में तैर रहे हैं, कैसे ये एक दूसरे से टूटे और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराकर मर्ज हुए। जन्म और मृत्यु की ये साइकिल पृथ्वी के महाद्वीपों के साथ भी हमेशा से चलती आ रही है। जब 2 कॉन्टिनेंट्स आपस में मर्ज होते हैं तो उन दोनों के बीच से समुद्र गायब हो जाता है और उन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बॉर्डर पर बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं खड़ी हो जाती हैं। इस बात को समझने के लिए कि कैसे महाद्वीपों ने हमारी दुनिया को नई शेप दी जिसे आज हम देखते हैं, उसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय में जब पृथ्वी का जन्म हो रहा था। अभी से 4.5 अरब साल पहले सूर्य के बनने के बाद बचे हुए मलबे से, जैसे कि गैस और डस्ट इत्यादि से प्लैनेट्स बन रहे थे। उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी भी थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि सौर मंडल के शुरुआती दौर में तकरीबन 20 से भी ज्यादा प्लैनेट्स बने थे जिनका ऑर्बिट अनस्टेबल था, और वो प्लैनेट्स अपना स्टेबल ऑर्बिट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब चूंकि प्लैनेट्स एक स्टेबल ऑर्बिट के लिए एक दूसरे के पाथ को क्रॉस ओवर कर रहे थे, जिस वजह से अनस्टेबल ऑर्बिट वाले प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। उसी समय काल में एक थिया नामक प्लैनेट पृथ्वी से भी आकर टकराया। उस टकराव की वजह से पृथ्वी का मलबा छिटक कर अंतरिक्ष में चला गया, जिससे हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। जब थिया प्लैनेट पृथ्वी से टकराया था तो उस कोलिजन में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई थी, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा
बढ़ गया। उस टकराव से पृथ्वी का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच गया। इतने भीषण तापमान की वजह से पृथ्वी एक ऐसी बड़ी गेंद के समान थी जिस पर पिघली हुई अवस्था में लावा ही लावा मौजूद था। पृथ्वी का माहौल उस समय नर्क से भी बदतर था। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की बम्बार्डमेंट हो रही थी, लेकिन पृथ्वी की पिघली हुई सतह के नीचे कुछ नया चल रहा था। वहाँ पर पहली जमीन बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। भारी एलिमेंट्स जैसे कि लेड और निकेल इत्यादि पृथ्वी की गहराई में डूबते गए और बिल्कुल सेंटर में पहुंच गए, जहां पर एक मोल्टेन कोर बनी। और हल्के एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन इत्यादि पृथ्वी के सरफेस की ओर ऊपर आ गए। धीरे धीरे पृथ्वी का सरफेस ठंडा होने लगा, जिस वजह से पिघला हुआ लावा सॉलिड होने लगा, जिससे पृथ्वी की क्रस्ट बनने लगी और इस प्रक्रिया ने पहला कॉन्टिनेंट बनने की नींव रखी। जब पृथ्वी की पहली ठोस जमीन बनी तो इसको अपने सर्वाइवल के लिए एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बम्बार्डमेंट से लड़ाई लड़नी पड़ी। ये वो दौर था जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में आकाशीय चट्टानें आकर टकरा रही थीं। एस्ट्रॉइड्स की इस बम्बार्डमेंट ने पृथ्वी की क्रस्ट को बनने के साथ ही तबाह कर दिया। जब पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड्स की बम्बार्डमेंट कम हो गई, तब जाके पृथ्वी के सरफेस को ठंडा होने का मौका मिला और इसकी एक सॉलिड क्रस्ट बनी। लेकिन पृथ्वी पर अभी भी एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग थी, वो थे समुद्र। पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया, इसके बारे में वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं और वैज्ञानिक पृथ्वी के पानी को लेकर अलग अलग थ्योरीज भी देते हैं। लेकिन एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा सटीक लगती है वो है कॉमेट्स और मीटियोरॉइड्स की। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर पानी अंतरिक्ष से ही कॉमेट्स और मीटियोरॉइड्स के साथ आया। जो कॉमेट्स पृथ्वी से टकराते थे वो अपने साथ पानी भी लेकर आते थे, जिससे पृथ्वी पर सागर बने, जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स को चारों ओर से घेर लिया। उस समय पृथ्वी पर आज की तरह 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बल्कि जगह जगह पर छोटे छोटे टापू जैसे पैचेज बने थे। लेकिन पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में ऊर्जा भरी पड़ी थी, जिस वजह से धरती के टुकड़े आपस में मिलने लगे और एक दूसरे से जुड़ते गए और जमीन का आकार बड़ा होता गया। पृथ्वी की क्रस्ट पूरी तरह से सेपरेट नहीं है, बल्कि बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है जो एक दूसरे से इंटरलॉक हैं, और हर एक टुकड़ा पृथ्वी की मेंटल के ऊपर तैर रहा है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। मेंटल लेयर पृथ्वी की कोर और क्रस्ट के बीच में मौजूद है। हालांकि मेंटल लेयर भी रॉक से बनी है, लेकिन इसकी गहराई में बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और प्रेशर मौजूद है, जिस वजह से मेंटल लेयर टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में सहायता करती है और हर साल टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से कुछ इंच खिसक जाती हैं। इस घटना को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सबूत सबसे पहली बार साल 1912 में एक जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने दिए। उन्होंने नोटिस किया कि 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर समुद्र में इस पार मौजूद फॉसिल समुद्र के उस पार मौजूद फॉसिल से बिल्कुल आइडेंटिकल थे। अब 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बॉर्डर पर जिनके बीच विशाल समुद्र मौजूद है, उन पर बिल्कुल सेम तरह के फॉसिल्स का मिलना ये दर्शाता है कि कभी ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में इस जगह पर जुड़े हुए थे। बाद में वैज्ञानिकों ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर फॉसिल्स को खोजा और उनका मैच किया कि कौन सा फॉसिल किस कॉन्टिनेंट के फॉसिल के साथ समानता दिखाता है। उसके आधार पर वैज्ञानिक पास्ट की कड़ियों को जोड़ते गए और एक मैप बनाते गए, जिसमें वे उन कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ते गए जिनके फॉसिल्स आपस में समान थे। जब पूरा मैप तैयार हुआ तो मैप कुछ इस तरह का बना कि पास्ट में सारे ही कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों ने उस समय ये तो पता लगा लिया कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको ये नहीं पता था कि वो कौन सी पावर है जो कॉन्टिनेंट्स को मूव करवा रही है, और साल 1960 के दौर तक ये गुत्थी अनसुलझी ही रही। बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि पृथ्वी की कोर का तापमान बहुत बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा जितना कि सूर्य की ऊपरी सतह का है। जब पृथ्वी बनी थी तब इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में एस्ट्रॉइड्स टकराए थे और थिया प्लैनेट टकराया था, जिस वजह से पैदा हुई हीट आज भी पृथ्वी की कोर में कैद है, और बाकी की हीट पृथ्वी की कोर में मौजूद हैवी एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिव डिके से पैदा होती है। हीट पृथ्वी की कोर से बाहर निकलना चाहती है, जो इसके ऊपर मौजूद अगली लेयर मेंटल में कन्वेक्शन करंट पैदा कर देती है। कन्वेक्शन करंट एक तरह से फ्लूइड का सर्कुलर मोशन होता है। जैसे गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है और ऊपर पहुंचकर वो हवा ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर फिर से नीचे आ जाती है। नीचे आकर ठंडी हवा फिर से गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। ऊपर जाकर फिर से गर्म हवा ठंडी होकर नीचे आती है और ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। इसी को कन्वेक्शन करंट कहा जाता है।
कुछ इसी तरह से पृथ्वी की मेंटल लेयर में भी कन्वेक्शन करंट पैदा होते हैं। कन्वेक्शन करंट की वजह से लावा पृथ्वी की प्लेट्स के क्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब लावा ऊपर उठकर ठंडा होता है तो वो जमकर प्लेट्स के क्रैक के बीच चिपक जाता है, जिस वजह से प्लेट्स का क्रैक भरता जाता है। लेकिन नीचे से उठ रहा गर्म लावा बाहर निकलने की फिराक में रहता है। लेकिन पहले निकला लावा जो ठंडा होकर क्रैक के मुहाने को छोटा कर देता है, वहाँ पर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दोनों प्लेट्स को ही एक दूसरे से दूर धकेल देता है। अभी ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिस वजह से दो प्लेट्स आपस में टूटकर एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। ये प्रक्रिया आज भी लगातार चल रही है और ज्यादातर नए रॉक्स का बनना समुद्र की गहराई में जारी है। दो प्लेट्स के मध्य मौजूद इस क्रैक को कई जगहों पर देखा भी जा सकता है। आज भी पृथ्वी पर दर्जनों प्लेट्स मौजूद हैं, जिनमें कुछ एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कुछ आपस में टकरा रही हैं। कोई कोई प्लेट इतनी बड़ी होती है कि उसके नीचे मौजूद हीट को बाहर निकलने के लिए प्लेट्स के बीच कोई क्रैक नजर नहीं आता, तो वो हीट उस प्लेट की क्रस्ट पर इतना प्रेशर लगाती है कि क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकल आती है, जिसे हम ज्वालामुखी भी कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो कुछ आपस में मर्ज होती हैं। जब दो प्लेट्स आपस में मर्ज होती हैं तो एक प्लेट नीचे खिसकती है और दूसरी प्लेट उसके ऊपर की ओर। जो प्लेट नीचे जाती है उसके रॉक्स पिघलकर लावा में बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उन दोनों प्लेट्स के ऊपर मौजूद कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के पास आते जाते हैं। उन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच मौजूद समुद्र की दूरियां कम होती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में टकरा जाते हैं और एक सुपर कॉन्टिनेंट बना देते हैं। पृथ्वी के शुरुआती दौर में इस पर छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स बने थे जो आपस में मर्ज होते गए और सुपर कॉन्टिनेंट में तब्दील होते गए और एक ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसमें सारे कॉन्टिनेंट समा गए। आज हम पास्ट में बने उस सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट फिर से विभाजित हुआ और पृथ्वी ने ये शक्ल ले ली जिसे आज हम जानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि कॉन्टिनेंट्स के स्प्लिट और मर्ज होने की ये साइकिल लगातार चलती रहेगी, तो हो सकता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स फिर से आपस में टकराकर मर्ज हो जाएं और फिर से पेंजिया की तरह एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बना दें। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक समय पर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अंटार्कटिका अफ्रीका के साउथ ईस्ट में जुड़े हुए थे। जब पृथ्वी पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था तो उस सुपर कॉन्टिनेंट पर फैली जमीन का हिस्सा इतना विशाल था कि पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट पृथ्वी के क्लाइमेट पर भी असर डालता था। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट की दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। अब चूंकि पेंजिया पर बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन फैली हुई थी, तो पेंजिया की ज्यादातर जमीन समुद्रों से बहुत दूर थी। पेंजिया के मध्य वाले भाग में गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी। अब चूंकि पेंजिया का बीच वाला भाग समुद्रों से इतना दूर था कि वहाँ पर बारिश का होना तो बड़ा ही मुश्किल था। वैज्ञानिक मानते हैं कि पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट पर इस तरह के क्लाइमेट के चलते उस पर मास एक्सटेंशन हुआ था और लगभग 90% प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं। अभी से 250 मिलियन साल पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूटने लगा और आज की हमारी इस दुनिया की शेप लेने लगा। अगले कई करोड़ सालों तक कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जाते रहे। साउथ अमेरिका अफ्रीका से दूर चला गया, नॉर्थ अमेरिका यूरोप से अलग चला गया, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हो गया और भारत अफ्रीका के साउथ ईस्ट से अलग हो गया। इस घटना से पृथ्वी पर कहीं पर वैली बनने वाली थी तो कहीं पर बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं। जिस जगह से प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही थी वहां पर बड़ी बड़ी घाटियां बनी और जिस जगह पर दो प्लेट्स आकर मर्ज हो रही थी वहां पर पर्वतमालाएं बनी। ऐसा इसलिए हुआ कि जब दो प्लेट्स आपस में मर्ज हुई तो एक प्लेट दूसरी के ऊपर चढ़ गई और ऊपर उठने लगी, जिससे बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हो गईं। इस घटना से पृथ्वी पर जगह जगह पर नई नई पर्वतमालाएं खड़ी हो गई थीं, जिनमें से एक हिमालय भी है। आपको बता दें कि हर साल हिमालय की ऊंचाई पहले से कुछ इंच बढ़ जाती है, क्योंकि इंडियन प्लेट हर साल 2 इंच आगे बढ़ जाती है। जिस तरह से पृथ्वी पर बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं दिखाई देती हैं, उसी तरह जिस जगह से प्लेट से स्प्लिट हुई थी वहां पर बड़ी बड़ी घाटियां दिखाई देती हैं, जैसे कि एरिजोना में ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन 450 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी चौड़ाई 20 किलोमीटर है और इसकी गहराई लगभग 2 किलोमीटर है। सच में प्रकृति बहुत ही शक्तिशाली है।
जरा कल्पना कीजिए कि इतनी विशाल प्लेट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक धकेलने में और पर्वतों का निर्माण करने में पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे किस हद तक मेंटल में कन्वेक्शन करंट के बवंडर बन रहे होंगे। और कभी कभी तो पृथ्वी की मेंटल में हुई हलचल को पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर हम इंसानों को भी सहन करना होता है। जब दो प्लेट्स के जंक्शन एक दूसरे से टूटते हैं तो पृथ्वी की सतह इतनी जोर से डोलती है कि इसकी सतह पर विनाशकारी भूकंप आने लगते हैं। समुद्रों में बहुत बड़ी बड़ी सुनामी आने लगती हैं जो भयंकर त्रासदी मचाती हैं। सुनामी और भूकंप का आना ये नेचुरल डिजास्टर्स एक साइकिल की तरह हैं जो हमेशा चलती रहेंगी जब तक कि पृथ्वी की प्लेट्स की मूवमेंट रुक न जाए, और पृथ्वी की प्लेट्स की मूवमेंट का रुक पाना असंभव है। ना जाने कितनी ही बार टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट इसके ऊपर भीषण तबाही को लेकर आई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम इंसान भले ही तकनीकी रूप से कितने ही संपन्न हो चुके हों, लेकिन हम आज भी ये ट्रैक नहीं कर सकते कि कब कौन सी प्लेट पर हलचल होने वाली है और कहां पर डिजास्टर आने वाली है। लेकिन हाँ, इतना तो प्रेडिक्ट किया ही जा सकता है कि भयंकर तबाही किस जगह पर आ सकती है। तो ऐसी जगह है टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री। प्लेट के मध्य भाग की अपेक्षा इसके किनारों पर तबाही के आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में एक बार फिर से सभी कॉन्टिनेंट्स मर्ज होकर इस दुनिया का नक्शा ही बदल देंगे, लेकिन ऐसा होने में अभी करोड़ों सालों का वक्त लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।